गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे पिछली क्लास में हमने देख लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, कापा क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था साइमन में किसको मेजर करते हैं। उसके बाद देखा था हमने क्या कि कोलरोस लॉ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वैसे पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पिछली क्लासेस में हम क्या पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है। क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब हम करते थे तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते थे, एक कैथोड लेते थे, दूसरा एनोड लेते थे, और उसको हम क्या करते थे, जब उसमें करंट पास करते थे तो क्या होता था, उसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते थे। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या होता है, एक बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। तो जैसे कि हमने देख लिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो टाइप के सेल हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Now we are going to discuss about the electrolysis or the electrolytic cell in which anode is positive and cathode is negative. When we pass electricity, then what happens कि जैसे मान के चलो कि कॉपर था, कॉपर यहाँ पे कॉपर के आयन्स हैं +2, ये भी कॉपर का बना हुआ है, एनोड भी कॉपर का है, ये भी किसका है, कॉपर का है। ठीक, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था H2 के अंदर। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या होगा, जो यहाँ पे Cu2+ था, Cu2+ गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ठीक, मतलब Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा, और डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे जो यहाँ पे एनोड पे कॉपर था इन सॉलिड स्टेट, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, आयंस के रूप में आ जाएगा। तो इस फॉर्म में यहां से धीरे धीरे करके कॉपर आते जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर था वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, और किसके ऊपर डिकम्पोज हो जाएगा, हमारा जो भी कैथोड था। ठीक है, तो इसमें कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी or the electrical energy is converted into the chemical energy. Electrical energy is converted into the chemical energy, and opposite to that, when chemical energy is converted into the electrical energy, this is called as the electrochemical cell. There are the two types of cells in our book or our syllabus, electrolytic cell and electrochemical cell, or we can basically classify the number of cells on these basis, in these two basis broadly. उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी बहुत सारे क्या हो जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में भी 3 बटन सेल होगा, हमारा ग्रेफाइट वाला जो सेल होता है वो होगा। उसके बाद हमारे सेकेंडरी में आ जाएगा हमारा क्या, जो हमारे फ्यूल सेल होते हैं या फिर हमारे लेड बैटरी होती है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अपन और आगे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, the process of chemical decomposition of an electrolyte with the passage of electric current। मतलब chemical decomposition हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, due to the passage of electric current। electric current अगर आप पास करोगे तो वहां पे क्या होगा, chemical decomposition takes place करेगा, मतलब electrical energy is converted into the chemical energy। this type of cell is called as the electrochemical cell। इसके बाद आता है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे फेराडेज के 2 लॉ हैं, फेराडे के 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है कि आप जो वेट जितना हमारा डिकम्पोज हो रहा था, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था, हमारा कॉपर डिकम्पोज हो रहा था या कॉपर वहां पे अटैच हो रहा था, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना आप चार्ज पास करोगे। जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा वेट डिकम्पोज होगा। दूसरा,
W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू। जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, या फिर ये बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस होता है। ऐसा बोल सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है वही क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर Q को T से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो क्या हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं Q को ऊपर नीचे T से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, तो Q बाई T क्या हो जाता है हमारा, Q बाई T क्या हो जाता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी भी बड़ी है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज द करंट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, IT के बराबर होगा ये, ठीक है। तो यहां पे अगर इसी को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ZIT। I is the current, T is the time interval, Z is the electrochemical equivalent. This is the first law of electrolysis। और अगर इसी को हटा दोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पे ये बोल रहा है कि जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे और द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो जितनी क्वांटिटी आप पास करोगे उतनी ज्यादा क्या होगा, उसका मास डिकम्पोज होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आशा करता हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास कर रहे हो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास डिकम्पोज होगा। अगर चार्ज कम पास करोगे कम मास डिकम्पोज होगा या लिबरेट होगा, चार्ज ज्यादा पास करोगे तो ज्यादा मास डिकम्पोज या फिर लिबरेट होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे आते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन था ए, एक सॉल्यूशन था बी। इनमें से दोनों से ही क्या किया, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की। सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज मतलब इस तरीके से एक बीकर था दूसरा बीकर था, इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, ठीक। कनेक्टेड इन सीरीज passed throughout different electrolyte connected in series, the weight of substance produced at electrode are directly proportional to the equivalent mass। अब equivalent mass का मतलब समझ लेते हैं। equivalent mass मतलब होता है atomic mass divided by its valency। atomic mass divided by its valency। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि weight divided by equivalent mass एक कांस्टेंट होगा। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे क्या बोल सकता हूँ, W/E1 इज इक्वल टू W/2/E2 इज इक्वल टू W3/E3। इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस 1, वेट ऑफ सब्सटेंस 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस 1, वेट ऑफ सब्सटेंस 2 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस 2, वेट ऑफ सब्सटेंस 3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस 3। तो ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ मिलेंगे आपको पेज नंबर 140 प्रबोध की बुक में। अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको इसके बारे में और डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़िएगा। एक फैराडे कांस्टेंट के बारे में बात कर दूं। फैराडे कांस्टेंट होता है किसके बराबर, 96500 के बराबर है। इसका अपन आगे उपयोग करेंगे कि ये फैराडेज कांस्टेंट कहाँ पे उपयोग यूज होता है। इसके बारे में यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ क्या बोलता है, इससे देखिए दोनों लॉज को यूज करके पहली चीज तो हम निकाल सकते हैं, वो क्या है, वेट निकाल सकते हैं कि कितना सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है। दूसरा इक्विवेलेंट वेट के बारे में या इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस के बारे में बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स बैलेंसी। बेसिकली मॉलिक्यूलर मास होगा तो जैसे मैंने बोला कि सोडियम की बैलेंसी क्या होती है, +1। जो इसका एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 23.5 डिवाइडेड बाय 1। ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। मास कितना होगा, 24। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 ये इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। क्यों, क्योंकि इसकी बैलेंसी क्या है, +2 है। तो जो भी उसका मास है डिवाइडेड बाय बैलेंसी से क्या निकाल सकते हो आप, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। और वहां से फैराडेज लॉज को इम्प्लीमेंट करके आप लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इम्प्लीमेंट करके क्या निकाल सकते हो, डिफरेंट कैलकुलेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ टाइप।
चलिए यहाँ तक आशा करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।